कहानी की शुरुआत होती है और एक हारुका नाम की लड़की यकुमो के पास हेल्प के लिए जाती है। ऐसा मानना था कि यकुमो घोस्ट और स्पिरिट से बातें कर सकता था। हारुका बताती है कि एक पुराने स्कूल में हारुका के दोस्त गए हुए होते हैं। इतने में उसकी दोस्त मिकी को घोस्ट अपने काबू में कर लेता है। यकुमो इस काम के 25,000 येन मांगता है। ये सुनने के बाद हारुका वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जब यकुमो हारुका की जुड़वा बहन के बारे में बात करता है, ये सुनने के बाद हारुका यकुमो की बात मान लेती है। यकुमो मिकी को देखने के बाद बताता है कि मिकी के पास कोई घोस्ट नहीं है, उन्हें कोई टारगेट बना रहा है। एक प्रोफेसर जिसका नाम टैंक से पता चलता है कि मिकी के एक और दोस्त ने सुसाइड कर ली है। फिर हारुका और यकुमो दोनों स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। उन्हें वहाँ से पता चलता है कि ये स्कूल प्रोफेसर टैंक के इंचार्ज में है। फिर उन्हें वहाँ से कई लड़कियों की चीजें भी मिलती हैं, जिससे सारा शक टैंक के ऊपर जाता है। यकुमो टैंक का एक जूठा कप अपने दोस्त जो कि एक पुलिस ऑफिसर गोदू है उसको दे देता है, और वो सामान भी जो स्कूल से मिला था डीएनए टेस्ट करने के लिए। टैंक हारुका को किडनैप कर लेता है और साथ ही पता चलता है कि कप और सामान का डीएनए मैच हो गया। यकुमो घोस्ट की मदद से हारुका को बचाने के लिए जाता है और बताता है कि वो अपने रेड आइज से घोस्ट को देख और उनसे बातें भी कर सकता है। टैंक उस जगह को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टैंक को तुरंत ही गोदू पकड़ लेता है। यकुमो हारुका से उसकी सिस्टर के मरने की वजह पूछता है। हारुका बताती है कि वो अपनी सिस्टर से जलती थी, इसलिए एक दिन बॉल से खेलते हुए वो बस बॉल थोड़ा तेज फेंक देती है। जब उसकी सिस्टर बॉल लेने जाती है, उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हारुका को लग रहा होता है कि उसकी सिस्टर उसको पसंद नहीं करती, तो यकुमो हारुका की उसकी सिस्टर से बात करा देता है अपनी पावर से। दोनों भी प्यार से बातें करते हैं। फिर हमें एक रेड आइज वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर एइची से कह रहा होता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो तो तुम अपनी बेटी को फिर से देख पाओगी। मिकी की बॉडी से यकुमो सारी स्पिरिट हटा देता है, जिससे वो ठीक होने लगती हैं। फिर हारुमो यकुमो से कहता है कि वो उसकी फी जल्दी ही दे देगी, लेकिन यकुमो कहता है कि मिकी के फादर ने उसकी फी पहले ही दे दी, तो अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हारुका अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वहाँ से एक बिजनेसमैन यूरी और उसके असिस्टेंट कुनामात्सु से मिलती है। हारुका यूरी को बाय करते हुए सुनती है कि एक श्रापित फॉक्स श्राइन के बारे में कुनामात्सु हारुका को बताता है कि वो 2 फॉक्स श्राइन को मिलने वाले हैं। हारुका फॉक्स श्राइन पर जाती है और वहाँ से उसे एम फॉक्स घोस्ट दिखता है। वो उसे डरकर भागती है। थोड़ी आगे जाने के बाद एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी बताता है कि वो यकुमो का अंकल है। जब भी हारुका देखती है कि उसकी एक आंख रेड होती है, तो हारुका पूछती है कि क्या आप भी यकुमो की तरह घोस्ट देख सकते हो? तो वो बताते हैं कि बस एक कॉन्टेक्ट लेंस है, जिससे यकुमो कभी अकेला फील न करे। हारुका वहाँ यकुमो के कजन नाओ से भी मिलती है। नाओ के थोड़ा पीछे जाने पर हारुका देखती है कि यकुमो किसी लड़की से बातें कर रहा होता है। हारुका फिर से फॉक्स श्राइन जाती है, तभी वहाँ की लाइट टूट जाती है और वो किसी लड़की की हंसी सुनते हैं। यकुमो उसे थोड़ी दूर ले जाता है और वो बताता है कि ये काम किसी घोस्ट का नहीं, किसी इंसान का है। इतने में वहाँ कुनामात्सु आ जाता है और बताता है कि कुनिको नाम की एक लड़की थी। उसके पेरेंट्स उसे वेस्ट श्राइन की जगह गलती से ईस्ट श्राइन पे बुला लेते हैं। कुनिको बहुत देर तक अपने पेरेंट्स का इंतजार करती है, लेकिन कोई नहीं आता। 1 साल बाद वो किसी से शादी कर लेती है, लेकिन वो भी मर जाता है किसी बीमारी से। ऐसा कुनिको को लगता है कि ये 2 श्राइन की वजह से ये सब कुछ हुआ। ऐसा कहते हैं कि कुनिको आज भी फॉक्स मास्क पहनकर इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद यकुमो हारुका को बताता है कि उसे काम मिला है फॉक्स स्पिरिट के बारे में पता लगाने का। कुनिको की ग्रैंड डॉटर कीमी से एक जर्नलिस्ट मकोटो कुछ फोटो दिखाती है गैराज की, जिसमें एक लड़की की स्पिरिट दिख रही होती है। गोडू यकुमो को ढूंढता है फोटो दिखाने के लिए, लेकिन वो हारुका को पता है। फिर थोड़ी देर में यकुमो भी आ जाता है। हारुका बताती है कि वो अपने मैनेजर तत्सुया के साथ जा रही होती है। जैसे ही वो एक टनल में पहुंचते हैं, सारी स्पिरिट वहां आ जाती हैं, लेकिन वो कैसे भी शांत रहकर वहां से बच जाती है। फिर गोडू गैराज के मालिक की फोटो दिखाता है और बताता है कि इसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं, और बताता है कि ये लड़का 2 महीने से गायब है। फिर वो सभी गैराज जाते हैं और खोदने के बाद उस लड़की की बॉडी मिलती है। फिर वो सभी लड़की की स्पिरिट फोटो तत्सुया को दिखाते हैं, लेकिन हारुका नोटिस करती है कि तत्सुया रोज से अलग दिख रहा था। जब तत्सुया कार में होता है, वो लड़का तत्सुया को अपने काबू में कर लेता है। ये चीज सभी देख लेते हैं और गोडू उसका पीछा करने लग जाता है। यकुमो लड़के से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोडू कार को स्लो कर लेता है, लेकिन वो सभी उसी टनल में पहुंच चुके थे। इतने में बहुत सारी स्पिरिट लड़के को घेर लेती हैं और अपने साथ ले जाती हैं, और कोई कुछ नहीं कर पाता। इस सब की वजह से यकुमो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो बात करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता।
फिर हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है, हारुका यकुमो के पास अब जाती रहती है। इतने में गोटू आता है अपने असिस्टेंट यटूरो के साथ और बताता है कि कई दिनों से लगातार लड़कियों के कत्ल हो रहे हैं। गोटू यकुमो के पास मदद के लिए आया होता है। यकुमो को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है डॉक्टर से कि उसकी मॉम ने उसे मारने की कोशिश करी थी जब वो 10 साल का था, क्योंकि वो यकुमो की रेड आइज से डरती थी। यकुमो के पास अपनी मॉम की बस एक निशानी थी, एक नेकलेस, जिसे यकुमो नदी में फेंकने वाला था, लेकिन हारुका आकर उसे रोक लेती है और समझाती है कि अपने ऊपर ज्यादा बोझ मत लिया करो। फिर वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं कि लड़कियों का कत्ल कैसे हो रहा है। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डॉक्टर एइची इस सब के पीछे है और एक रेड आइज वाला बंदा भी एइची के साथ है। दूसरी तरफ एइची हारुका को किडनैप कर लेता है और पानी में गिराने ही वाला होता है। इतने में वहाँ गोडू आ जाता है और हारुका को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एइची हारुका को पानी में गिरा देता है। इतने में पानी में यकुमो आ जाता है और हारुका को बचा लेता है। फिर एइची बताता है कि ये सब अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि रेड आइज वाले बंदे ने उसे बोला था कि अगर तुम अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों को पानी में गिराकर मार दोगे तो तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन होता उसका उल्टा है। एइची की बेटी जैसे ही किसी लड़की की बॉडी में जाती थी, वो फिर से मरने के डर से तड़प तड़प कर मर जाती है, जिससे एइची बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपनी बेटी को कई बार मार दिया। फिर सभी एइची की बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी यकुमो उस रेड आइज वाले इंसान को देखता है जो कि यकुमो का फादर होता है। कुछ टाइम बाद हारुका के दोस्त उसे बोल रहे होते हैं कि थोड़ा ढंग से रहा करो, जिससे तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। फिर सभी हारुका को यकुमो को लेकर चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन हारुका बताती है कि वो बस फ्रेंड ही हैं। फिर हारुका और यकुमो को एक काम मिलता है। एक फ्लैट ऑनर उन्हें बताता है कि जो इस फ्लैट में पहले किराए पर रहती थी किमोटो, वो किसी बीमारी से मर गई जब से ही ये फ्लैट हॉन्टेड हो चुका है। हारुका और यकुमो फ्लैट को चेक करने जाते हैं और उन्हें शीशे के पीछे एक लिफाफा मिलता है। यकुमो हारुका से बिना इसे खोले जला देने के लिए कहता है, पर हारुका उसे खोल कर देख लेती है। वो देखती है कि एक लेडी बहुत अच्छे से किसी के लिए तैयार हुई होती है। हारुका उसे देखकर सोचती है कि वो बहुत टाइम से किसी के लिए इस तरह से तैयार नहीं हुई। जब हारुका फोटो जला देती है तो वो लेडी सामने आ जाती है और हारुका से कहती है कि अपना बेस्ट करो, तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। हारुका यकुमो से कहती है कि उसकी म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने जरूर आना। दूसरी तरफ मकोटो एक जगह कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तो वो देखती है कि एक लेडी जमीन पर पड़ी है, तो मकोटो उसे उठा लेती है, लेकिन उस लेडी के चेहरे से इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे होते। यकुमो को उस मेंशन की स्टोरी बताई जाती है। नैनी की फैमिली का उस मेंशन में मर्डर कर दिया था 15 साल पहले। उसी फैमिली की एक बेटी मियुकी, वो कुछ दिनों से गायब है। मोटोको उन्हें मेंशन की फुटेज दिखाती है और मोकोटो बताती है कि फुटेज एक रिपोर्टर युकिको ने ली है। मोकोटो उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखती है, लेकिन यकुमो को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। यकुमो हारुका को कॉल करके बताता है कि वो उसके म्यूजिक परफॉर्मेंस में नहीं आ पाएगा। गोडू अपने सीनियर से नैनी केस के बारे में बातें करता है। वो उसे बताती है कि गोडू पहले ऐसा बंदा है, वो इस केस के बारे में बात कर रहा है। वो उसे बताती है कि उसे हमेशा से शक था कि मर्डर किसी इंसान ने ही किया है या उसके पीछे कुछ और है। पर गोडू उस मेंशन में जाता है, लेकिन उसके असिस्टेंट को अंदर जाने से डर लग रहा होता है, इसलिए गोडू को अकेला ही अंदर जाना पड़ता है। यहाँ यकुमो के फादर के लिए काम करने वाली एक लेडी गोडू पर अटैक कर देती है। गोडू के बाहर न आने के बाद यूटूरो उसके वाइफ को सब कुछ बताता है। वह यूटूरो से कहती है कि अगर गोडू को कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। दूसरी तरफ यकुमो किसी जगह पर जाता है, उतने में ही वहाँ लेडी आ जाती है जिसने गोडू पर अटैक किया था। दूसरी तरफ टेकड़ा, जो कि मेन सस्पेक्ट है नैनी केस का, उसके पीछे पुलिस भाग रही होती है। हारुका यकुमो के अंकल के पास जाती है और उस वीडियो को दिखाती है। यकुमो के अंकल बताते हैं कि इस वीडियो में यकुमो कई मॉम की स्पिरिट दिख रही है। अचूसा यूतरो कहता है कि हमें ये मामला पुलिस को दे देना चाहिए, लेकिन हारुका चिल्लाकर मना करती है, जिससे यूतरो नाराज हो जाता है। पर हारुका यकुमो के मिडिल स्कूल के टीचर की अर्थी के पास जाती है। यकुमो को ऐसा लगता है कि उसके टीचर की डेथ उसकी वजह से हुई है। एक दिन इस वजह से वो अपने रेड आइज चाकू से निकालने ही वाला था। हारुका को वीडियो कई बार दिखने के बाद पता चलता है कि वो वीडियो नैनी के मेंशन की होती ही नहीं। असली में जिसने गोडू पर अटैक किया था वो हारुका को किडनैप करने आती है, पर टेक्टा उसे बचा लेता है, जबकि उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी होती है। टेक्टा ने कसम खाई होती है कि वह यकुमो को कुछ नहीं होने देगा। टेक्टा हारुका को जाके बता देता है कि यकुमो नागोनो में है। हारुका तुरंत तंगानो के लिए निकल जाती है। मकोटो को पता चलता है कि जो लड़की गायब हो गई थी मियुकी, वो युकिको है, जो अब यकुमो के फादर के लिए काम करती है।
फिर वो मियुकी की ओल्ड टीचर से मिलते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि नैनी के मेंशन में कोई हिडन रूम भी जरूर है। फिर उस हिडन रूम को ढूंढते हैं तो उन्हें उसमें गोडो मिलता है। वो बताता है कि याकुमो के फादर का प्लान है, वो हारुका को याकुमो के सामने मारना चाहते हैं। फिर जब वो पूछते हैं कि उसे ये बात कैसे पता चली, तो वो बताता है कि उसने उन्हें बात करते हुए सुना था। याकुमो को बांध कर रखा होता है। वहाँ हारुका पहुँच जाती है और याकुमो को ले जाने लगती है, लेकिन इतने में मियुकी वहाँ आ जाती है और उनके ऊपर क्रॉस बो तान देती है। इतने में याकुमो देखता है कि गोडू वहाँ पहुँच चुका है, तो याकुमो कुछ टाइम पास करने लग जाता है जिससे गोडू को टाइम मिल सके। याकुमो मियुकी से पूछता है कि उसने नैनी फैमिली को क्यों मारा। वो बताती है कि उसके फादर ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए एक दिन उसे मौका मिला और उसने पूरी फैमिली को मार दिया। इतने में मियुकी को पीछे से गोडू पकड़ लेता है, लेकिन उनका प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि वहाँ याकुमो के फादर आ जाते हैं और मियुकी गोडू को करंट मार देती है, जिसके बाद मियुकी हारुका को मारने ही वाली होती है। इतने में याकुमो को मॉम उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। याकुमो की मॉम बताती है कि उसके फादर ने उसे बोला था कि याकुमो को वो बहुत बड़ा कातिल बना देंगे, जिसकी वजह से याकुमो की मॉम याकुमो को मारना चाहती थी। ये सुनकर याकुमो को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी मॉम को मैनिपुलेट किया गया था, इस वजह से वो उसे मारना चाहती थी और ना ही कभी उसे हेट करती थी। फिर मियुकी होश में आ जाती है। वो गैस पाइप पर तीर मार देती है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग पाते हैं। उसी समय याकुमो को अपनी मॉम की स्पिरिट दिखती है, जो उसे मोटिवेशन देती है आगे बढ़ने के लिए और एक सीक्रेट भी बताती है। कुछ टाइम बाद इचिन हॉस्पिटल में आई होती है और वो हारुका को बताते हैं कि वो बस रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। गोडू को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि याकुमो के फादर घोस्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि याकुमो के अंकल इचिन को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वो सिर्फ 6 महीने ही जी पाएंगे। पुलिस ने मियुकी को अरेस्ट कर लिया होता है और गोडू कोशिश कर रहा होता है कि उसे जेल पहुंचने से पहले एक बार वो उससे बात कर सके। इचिन एक लड़की से मिलता है जिसको एक खतरनाक बीमारी थी। इचिन के पास एक पार्सल आया था जिसमें याकुमो की बचपन की कुछ फोटोज थी। फिर इचिन अपनी बीमारी के बारे में याकुमो को बताता है और याकुमो से कहता है कि किसी को इसके बारे में बताना मत। इचिन की ये बात सुनने के बाद याकुमो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गोडू और एक ऑफिसर मियुकी से बातें करने जाते हैं। मियुकी उन्हें बताती है कि उनका प्लान इचिन को मारने का है, जो सुनकर गोडू इचिन के पास पहुंच जाता है उसके बचाने के लिए। गोडू याकुमो को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन याकुमो हॉस्पिटल में होता है, इसलिए वो उसे बता नहीं पाता। कुछ देर बाद इचिन को पता चलता है कि याकुमो के फादर वहाँ आ गए हैं, इसलिए वो गोडू को बेहोश कर देते हैं ताकि वो याकुमो के फादर से बात कर पाए। याकुमो के फादर ये कहकर इचिन को चाकू मार देते हैं कि अगर वो जिंदा रहेगा तो याकुमो कभी बुरा नहीं बन जाएगा। इचिन को जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें ब्रेन डेड बता देते हैं। फिर गोडू नाव की देखभाल करने लगता है। गोडू कोशिश करता है कि कुछ सबूत मिल जाए याकुमो के फादर के, जिससे पता चल जाए कि इचिन का कत्ल ने किया है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, जिससे पता चलता है कि वो सच में घोस्ट है। हारुका याकुमो को इचिन का आईज लेंस देती है। याकुमो डॉक्टर इचिन के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने जानकर इचिन को ब्रेन डेड बताया क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी के लिए डोनर चाहिए था। इचिन मना करता है, लेकिन उसका सच सामने आने की वजह से वो भागने लगता है। वो छत पर पहुंच जाते हैं। इतने में वहां याकुमो के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा गुस्सा काफी नहीं है। इतने में याकुमो के सभी फ्रेंड्स छत पर आ जाते हैं और मियुकी गोडू के पेट में गोली मार देती है, जिससे याकुमो को बहुत गुस्सा आता है। फिर मियुकी बताती है कि एक घोस्ट किसी बॉडी को अपना नहीं बना सकता क्योंकि 2 सोल एक बॉडी में नहीं रह सकती, लेकिन दोनों सोल अगर एक जैसे मेंटल कंडीशन में हो तो ये मुमकिन है। मियुकी की याकुमो के पास जाती है। उसे लगता है कि याकुमो के फादर ने बॉडी काबू में कर ली है, लेकिन याकुमो मियुकी की गन गिरा देता है और अपने फादर के पोसेशन से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि याकुमो के फादर इस दुनिया में जितना चाहे उतना लंबा जी सकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एनीमे के एंड में हम देखते हैं कि गोडू अब ठीक हो रहा होता है और वही नाव की भी देखभाल कर रहा होता है और याकुमो और हारुका स्पिरिट से दूसरों को बचाने में लगे होते हैं। यहाँ इस एनीमे का द एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।